नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। और देखिए, आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनको हालांकि कोई परिचय की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये मैं जरूर कह सकती हूं कि आपके हमारे जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी हिस्से का वो पार्ट बने हैं, यानी कि आपके हमारे स्वास्थ्य की किसी ने अगर जिम्मेदारी ली है तो वो इन्हीं शख्स ने ली है। सीधा मैं आपको शिरीन के पास लिए चलती हूँ। शिरीन, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया है और जिया, अब इससे आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और स्वामी रामदेव हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका एबीपी न्यूज पर। मैं परिचय दे देता हूँ। मैं भारत की दो प्रतिभावान महान बेटियों के बीच में भारत माता का बेटा भारत माता की सेवा के लिए उपस्थित हूँ और मेरा काम है लोगों को स्वास्थ्य देना, लोगों को समृद्धि देना, इस देश को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक अलग प्रकार की दासताओं और गुलामियों से मुक्ति दिलाना। अभी भी आजाद भारत में भी बहुत तरह से लोग अलग अलग प्रकार की पराधीनताओं की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और मैं उन सबको पूरी तरह से आजाद देखना चाहता हूं और मैं हूं आज दोनों बहनों के बीच में स्वामी रामदेव। बहुत शुक्रिया आपका स्वामी रामदेव जी। आपसे बहुत सारे सवाल आगे करने हैं, लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं इस सवाल से कर लेती हूँ। आप लगातार कहते हैं कि आप जनहित के लिए काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये पूरा देश स्वस्थ रहे और आपके द्वारा जो लोगों को जो एक नुस्खे दिए जा रहे हैं, जो दवाइयां दी जा रही हैं, वो लोगों तक पहुंचे। लेकिन आपने इस बात का भी जिक्र किया कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, कुछ भू माफिया, यहाँ तक कि आपने ये भी कहा कि रिलीजियस माफिया भी ऐसे, रिलीजियस माफिया, पॉलिटिकल माफिया, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, पॉलिटिकल माफिया, कॉर्पोरेट माफिया, क्या कहूं मैं। सुबह 4 बजे से आपने तो मेरे जीवन पर भी एक पूरी बड़ी स्टोरी की हुई इंटरनेशनल योग जी बिल्कुल। और मैं जिस दरी पर सोता हूं, जमीन से जुड़ करके रहता हूं, सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक केवल और केवल परमार्थ की भावना से काम करता हूं। अब ये परमार्थ और पुरुषार्थ करते करते जो मेरे पास अर्थ भी आ जाता है उसको भी भारत को समर्थ बनाने में लगाता हूं। फिर भी कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है कि ये योग का गौरव, योग का वैभव इतना कैसे बढ़ रहा है, ये आयुर्वेद चारों तरफ छा रहा है। अब तो जिसको देखो वही गिलोय की बात कर रहा है, तुलसी की बात कर रहा है, हल्दी की बात कर रहा है। अब तो चारों ओर आत्मनिर्भरता के स्वर गूंज रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, एक तरफ देश का वजीर भी बोल रहा है और दूसरी तरफ भारत का फकीर भी बोल रहा है, अरे भाई भारत को बचाना है, भारत को बनाना है, भारत को आगे बढ़ाना है तो आत्मनिर्भर बनो। और मैं आत्मनिर्भरता के गीत गाता हूं सुबह से शाम तक। मैं खाली भाषण नहीं देता, उसको एग्जीक्यूट करता हूं। मैंने भारत की कृषि व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया, भारत की शिक्षा व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं भारत के देव तुल्य प्रधानमंत्री जी को कृतज्ञ हृदय से प्रणाम करता हूं कि 1835 में जो मेघालय पाप करके गया था, उस पाप को धोने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड को उन्होंने वैधानिक मान्यता दी, इक्विवेलेंस दिया सभी बोर्डों के इक्वल उसको। और अब हम शिक्षा की गुलामी से भी देश को मुक्ति दिलाएंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। पतंजलि वेलनेस चिकित्सा की गुलामी से मुक्ति दिलाने का हमारा अभियान है। खेत खलिहानों से लेकर के, किसानों से लेकर के इस देश को सभी दिशाओं से उन्नत बना करके, मैंने कहा ना, सभी प्रकार की गुलामी और पराधीनताओं से मुक्ति दिला के एक भारत बनाने का सपना है। अब बताओ मैंने क्या गुनाह किया है। मैं 50 वर्षों से योग कर रहा हूँ, मैं 30 वर्षों से योग करा रहा हूँ, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ। मैंने क्या गलत काम किया कि मुझ पर सैकड़ों नहीं हजारों प्रकार के आरोप लगते हैं। मेरे ऊपर कम से कम 1000 से ज्यादा तो मुकदमे हो चुके, जैसे मैं कोई खूंखार आतंकवादी अपराधी हूं। एक आजाद भारत का एक मैं सन्यासी हूं, नागरिक हूं। आखिर यदि मैं सही काम कर रहा हूं तो मेरे ऊपर ये झूठे षड्यंत्र चारों तरफ से इस तरह से घात प्रत्याघात, मैं इसलिए मैंने कहा आप लाख यत्न कर लो, स्वामी रामदेव को गिरा नहीं सकते। देखो, कोई ब्रांड बनाने में, श्वास खड़ा करने में, कोई भी, चाहे वो कोई चैनल हो, चाहे घर हो, कोई बिजनेस हो, कोई परिवार हो, कोई व्यापार हो, कोई खेत, कोई एक स्कूल बनाता है, कोई कॉलेज बनाता है, कोई यूनिवर्सिटी बनाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना बेस तैयार करती है, पॉलिटिकल बेस तैयार करती है। कोई चीजों को खड़ा करने में 25-50 साल लग जाते हैं। मैंने आज जो खड़ा किया इसके पीछे मेरे 50 वर्षों का योग और कर्मयोग मेरा पुरुषार्थ है जी। अब उसको कोई गिराना चाहे कैसे गिरा देगा। स्वामी रामदेव झूठा, स्वामी रामदेव षड्यंत्रकारी, स्वामी रामदेव बेईमान, स्वामी रामदेव जो है मिलावट करने वाला, स्वामी रामदेव फेल, उनके प्रोडक्ट फेल। 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार ये हो चुका। तो इस बार मैंने जोर से ठोका है। कैसे फेल?
पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, आप निफ्टी में प्रीमियम और टॉप कंपनीज में से आपकी कंपनी एक है। 50,000 करोड़ की मार्केट कैप को आपने क्रॉस किया, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में शायद यही वजह है कि अब ये षड्यंत्र रचने की तैयारी कि बाबा रामदेव कैसे आगे बढ़ गए। कॉर्पोरेट वार भी शुरू हो गया जिया जी। अब जिया जाए तो कैसे जिया जाए, जिया तुम ही कुछ बताओ। अब देखो अब हमने 40,000 करोड़ का मार्केट कैप खड़ा कर दिया, नहीं 50,000 करोड़, और वो निफ्टी टॉप 50 में आ गया है। अब चलो टॉप 50 में, टॉप 5 में, टॉप 1 में भी होंगे। अभी हिंदुस्तान में टॉप 1 में होंगे, वर्ल्ड में टॉप 5 पर होंगे, चिंता मत करो। 40,000 करोड़ का हमारा ग्रुप टर्नओवर है। फिर अभी तो एक कंपनी लिस्टेड है, अभी 4 कंपनी और लिस्टेड होने वाले हैं। पतंजलि आयुर्वेद अभी लाइन में है, पतंजलि मेडिसिन लाइन में है, पतंजलि हमारा वेलनेस लाइन में है, फिर उसके बाद आज जो है पतंजलि लाइफस्टाइल। और बात इतनी नहीं है, इस देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए करीब 2.5 से 3 लाख रुपए जो हमारा देश का पैसा बाहर जा रहा है, कहाँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, और वो भारत के खिलाफ आग उगलते रहते हैं जब उनको मौका मिलता रहता है। एक तरफ रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, दूसरी तरफ अपने देश का पैसा बाहर जा रहा है। हमने कहा हम 15 लाख एकड़ जमीन में तो पाम प्लांटेशन करेंगे, हम 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ेंगे, 1 लाख हम पतंजलि वेलनेस के सेंटर पूरे वर्ल्ड वाइड खोलेंगे। हम लोगों को इतना बड़ा काम होगा, ये तो फकीर बहुत आगे बढ़ जाएगा, इससे तो सनातन का गौरव बढ़ेगा, भारतीयता का गौरव बढ़ेगा, इसको डाओ इसको। कुछ लोगों को मेरे भगवे कपड़े से नफरत है, क्या करें। अरे मैंने कहा अभी तो हमने बीज बोया, अभी तो फल लगने ही शुरू हुए हैं, तुम कितने पत्थर मार लो हम रुकने वाले नहीं है। जितना तुम हमको सताओगे उतना ही हमको आगे बढ़ाओगे, जितने आरोप लगाओगे उतना ही मुझे बोलने का अवसर मिलेगा, और मैं ठोकूंगा तुमको, छोड़ूंगा नहीं। और इस बार तो मैंने कहा ये 100 से ज्यादा लोगों को हमने चिन्हित किया इस बार, जिन्होंने हमें बहुत बदनाम किया है। और ठीक है, बड़े बड़े माफिया तो पीछे से रहते हैं, ये तो उनके पेरोल पर काम करने वाले छोट भैये हैं। मैंने जो है एक तरह से मैं थोड़ा सा खराब शब्दों में बोलूं तो जैसे कुत्तों को रोटी डालते हैं, इनको 2 टुकड़े डाल देते हैं और ये कूदने लगते हैं, फुदकने लगते हैं। ऐसे ये भोपू, ये भोंदू, जिनको कुछ आता जाता है नहीं, और बताने लग जाते हैं पतंजलि फेल, बाबा रामदेव फेल। अरे बाबा रामदेव तो एक बार भी फेल नहीं हुआ। पढ़ाई में से लेकर के, जब से मैं स्कूल में पढ़ता था, जब से कॉलेज में पढ़ता था, और अब तक जो भी किया है पूरा ताल ठोक करके किया है। ठीक है, आप कह रहे हैं, आप बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन खुलकर कुछ शायद नहीं बोल रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि क्यों ऐसा, जब आप कहते हैं कि आने वाले समय में हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम करेंगे और कर रहे हैं। पतंजलि का इससे पहले भी जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने यही जिक्र किया था, तो फिर बाबा रामदेव को, स्वामी रामदेव को रोकने की कोशिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने देश के लिए क्या बुरा कर दिया? ना घर, ना परिवार, ना बीबी, ना बच्चे। ठीक है, बीबी अपने, वो तो अब फकीर हो गए। कोई अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं। सुबह से लेकर शाम तक 18 घंटा रोज पुरुषार्थ करते हैं। उनसे बैर करने वाले उनको जिंदा नहीं देखना चाहते एक दिन भी। अच्छा चलो, प्रधानमंत्री मोदी जी तो एक पॉलिटिकल आदमी, भगवान राम जी तो भगवान थे, उनका विरोध क्यों हुआ? भगवान कृष्ण जी तो भगवान थे, योगेश्वर थे, वो तो उनका विरोध क्यों हुआ? उनको मथुरा वृंदावन छोड़ करके द्वारिका क्यों जाना पड़ा? मैं राम और कृष्ण का वंशज हूं, मैं रामकृष्ण तो नहीं हूं। तो जब राम जी और कृष्ण जी को आरोप झेलने पड़े, उनको भी धर्म युद्ध और संग्राम लड़ना पड़ा, तो रामदेव तेरी भी खैर नहीं। तो मीन्स आप जब कुछ अच्छा काम करते हो ना, तो जो बुरे लोग हैं उनको सुहाता नहीं, कुछ ईर्ष्या द्वेष के मारे, कुछ ईगो इग्नोरेंस के कारण से, कुछ निहित स्वार्थों के कारण से। अब मैं कहता हूं सारी दुनिया के डॉक्टर एक तरफ, पूरे मेडिकल सिस्टम एक तरफ, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया जिनको मैं कहता रहता हूं, और स्वामी रामदेव से खूब खाते हैं। मैंने किस डॉक्टर का क्या बिगाड़ दिया? खूब खाते। वो कहते हैं बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा क्योर नहीं होता। मैं कहता हूँ डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हैं, बीपी क्योर होता है। आप सब बीमारियों को, चाहे वो लीवर फेलियर या किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर, आप इनको ठीक कर सकते हो। वो कहते रहे स्वामी रामदेव राघव है, तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा व्यापार खतरे में है, तो किसी का मजहब खतरे में, ऐसा झूठ फैलाते। मैं किसी के मजहब के लिए खतरा नहीं हूँ, किसी का मजहब खतरे में, किसी का व्यापार खतरे में है, किसी का कारोबार खतरे में है। अरे भाई, तुम एक सन्यासी से इतने डरते क्यों हो? और फिर डर करके पीठ पीछे से बाहर क्यों करते हो? सामने आकर के लड़ाई लड़ो ना, जिनमें हिम्मत है। अब मैंने कहा ना, ये तो कुछ टटपूंजे लोगों को, किसी को 5 लाख दिया, किसी को 10 लाख दिया, इतनी औकात होती है। कुछ बड़े वालों को 5-10 करोड़ दे देते हैं।
उनको लगता है स्वामी रामदेव का तो हजारों करोड़ का साम्राज्य और अब लाखों करोड़ का खड़ा होने वाला है। जिस तरह से हम लोग मैंने कहा पाम प्लांटेशन में काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम फूड में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में, अलग अलग वर्टिकल्स में, अब मार्केट शेयर की बात करूं, 70% ये जो गाय के घी पर घिनौना आरोप लगाए कि इसके अंदर तो फैटी एसिड प्रोफाइल में फेल है, सब झूठे आंकड़े बनाए, तो हमने सारे सच रख दिया समाज के सामने। मैंने कहा चलो कोई भी प्रोफाइल चेक कर लो, गवर्नमेंट की प्रोफाइल है 10, हम कराते 75 है इनके टेस्ट। अब 70% लगभग जो है मार्केट में, मार्केट शेयर जिसको बोलते हैं वो पतंजलि का है, इसको ढाओ। मैंने कहा कैसे ढा दोगे? मैं जिस दिन गलत करूंगा, पहली बात तो मेरे से गलती तो करूंगा ही नहीं, मुझसे जिस दिन कोई गलती होगी अनजाने में तो माफी मांगूंगा देश से, भाई ये मेरे से गलती होगी, मैं किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, मैं इसको ठीक करता हूं। और जिस दिन मेरे मन में कोई बेईमानी आ गई तो उस दिन स्वामी रामदेव मिलेगा ही नहीं। मर सकता है स्वामी रामदेव, मिट सकता है, बिक नहीं सकता, झुक नहीं सकता, गलत नहीं कर सकता, विश्वासघात नहीं कर सकता। तो चलता रहता। तो ईमानदारी के साथ एक और पूछो, ईमानदारी से बेईमानी नहीं करते आप। हाँ, ईमानदारी से एक और सवाल का जवाब। आपने कहा विरोध तो होता रहता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी किसी किसी राज्य में हमें विरोध देखने को मिला। खासतौर से मैं बिहार का नाम लूंगी, जहां पर कुछ दिन पहले कुछ लोग किसी के साथ थे तो अब अलग अलग हो गए हैं, विचार अलग अलग हो गए हैं। तो क्या 2024 में राह मुश्किल हो जाएगी? मैं तो उसको ये कहूंगा, बिहार का विरोध नहीं हो, कुछ पॉलिटिकल लोगों का विरोध है। बिहार की जनता तो मोदी जी से बहुत प्यार करती है। सर ये जो है ना, ये राजनीति को कुछ लोगों ने जातियों में, मजहबों में, प्रांतों में, क्षेत्रीयता में, उसको भी, राजनीति को भी बंधक बना लिया कुछ लोगों ने। तो जो परिवारों के अंदर, जातियों के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों में राजनीति को जो बंधक बनाए रखना चाहते हैं, वहां पर राजनीति है तो वहां। लेकिन शिरीन और मैंने 2015 का चुनाव भी देखा है, दिक्कत हो गई थी जब जातिवाद का दिक्कत हुआ था तो बीजेपी को नुकसान हुआ था। अब देखो आप ये तो सोचो कि जिस बीजेपी का वोट बैंक किसी किसी स्टेट में 20-25% था, 10-12-15% जिस बीजेपी का वोट बैंक हुआ करता था, आज उस बीजेपी का वोट बैंक 45-50% तक पहुंच गया अलग अलग राज्यों में। कितनी बड़ी बात है। माने एक तरफ एक पार्टी और दूसरी तरफ सारे राजनीतिक दल, और वो भी बोले हो रहे हैं उसके सामने। 15-20 प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार हैं उनको गला करके एक कोई नया व्यक्तित्व घड़ दिया जाए, वो भी उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा व्यक्तित्व। लेकिन कहते हैं ना, आप बड़ा व्यक्तित्व है ये मायने भी रखता है, लेकिन संगठन भी बहुत बड़ी बात होती है। आप कहते हैं ना, अगर आप संगठित हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगता है जो नीतीश, आप भले ही वो अपने मुंह से ना कह रहे हो कि वो पीएम कैंडिडेट नहीं है, लेकिन 2024 की तैयारी तो वो कर रहे हैं। छोटे छोटे दलों को जोड़ने की जो एक कोशिश हो रही है, लग रहा है आपको कि 2024 में? दरअसल राजनीतिक रूप से आजकल मैं पक्ष विपक्ष में न रह करके निष्पक्ष होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दोनों देवियों मुझे थोड़ा बकस दो, क्योंकि मुझसे नीतीश जी भी बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे लालू जी भी बहुत प्रेम करते हैं, उनका बेटा तेजस्वी की बात नहीं कर रहे हैं। बात यहाँ है कि 2024 में आप क्या देख रहे हैं? उम्मीद 2024 में देखो बदलाव की उम्मीद। देखो 2024 में मोदी जी ही रिपीट होंगे, ये बात सच है। लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों को भी पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ तो राहुल जी भी, मैंने तो बहुत दिनों से पहले कहा था कि राहुल जी मैदान जंग में उतरो। तो ये जो आप फिर को भी हेडलाइन ये मत बताना कि स्वामी रामदेव की प्रेरणा से राहुल गांधी जी मैदान जंग में उतरे, भारत जोड़ो यात्रा। हाँ। इससे पहले मैंने कई बार कहा था कि मैं तो चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी भी पुरुषार्थ करें, क्या दिक्कत है? देखो राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों रहते तो लोकतंत्र परिपक्वता के साथ में, प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए विपक्ष कहता है कि हमें खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। अच्छा बताओ, कांग्रेस कमजोर पड़ रही है तो भाई उनको अपना घर तो खुद संभालना चाहिए। देखो आरोप प्रत्यारोप ये अलग बात है। मान लीजिए पतंजलि में ही झगड़े हो जाएं, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण झगड़ पड़े और कहें कि भाई हमारे को तो जो है ना वो कांग्रेस ने झगड़वा दिया ये कोई बात हुई? तो भाई ये ऐसे ये अब मान लीजिए एबीपी के पत्रकार आपस में झगड़ पड़े और बोला हमको जो है दूसरे चैनल वालों ने भड़का दिया। अपना घर तो संभाल के रखना चाहिए सबको। अच्छा, ये भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का आप भी जिक्र कर रहे थे, ये बताइए क्या जोड़ पाएगी कांग्रेस खुद को पूरे देश भर में घूम घूम के? और साउथ इंडिया का क्या कहना है? देखो
जोड़ पाए न जोड़ पाए, कांग्रेस खत्म होने से जरूर बच जाएगी यदि ऐसे पुरुषार्थ करती रहे तो। मैं तो चाहता हूं कांग्रेस ऐसे पुरुषार्थ करती रहे जिससे कि कम से कम एक देश की सबसे पुरानी पार्टी उसका जो है उसकी अकाल मृत्यु ना हो जाए। तो हम तो सब मृत्युंजय होने का वरदान देते हैं सबको। लेकिन कांग्रेस तो छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ। गोवा आपने सुना ही होगा, 11 में से 8 बाहर निकल गए। वहाँ तो यहाँ तक कहा गया कि ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अरे अपना कांग्रेस नहीं छोड़ो बचा पा यात्रा रहे। हो गई है ये तो। अब देखो मैं मतलब थोड़ा राजनीति में बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप दोनों मुझे उकसा रहे हैं। तो आप हमेशा बहुत अच्छे से बात रखते हैं ना, लेकिन मैं तो कहता हूँ यदि मोदी जी और अमित जी छूट दे देना भाई बीजेपी में सबका स्वागत है, तो बहुत सारे राजनीतिक दल खत्म हो जाए इस देश के अंदर। फिर बीजेपी में थोड़ी सी बेचैनी हो जाएगी, मैं जो सारे मेहनत कर रहे इतने वर्षों से उनको जगह नहीं मिल पाएगी। सबसे पहले कौन सा खत्म होगा? ले लो मुझे। जो बेचारे जिनके अस्तित्व जिनका वजूद खतरे में है वो तो चाह रहे हैं कि भाई खुला ऑफर ना दे बीजेपी। यदि बीजेपी खुला ऑफर दे तो मैं आपको सच बता रहा हूँ जो है करीब 80% कुणबे लोगों के खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए 21 किलोमीटर चल रहे हैं राहुल गांधी, आपके उनका बॉडी के स्टेमिना लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उनको बधाई। लेकिन पार्टी की फिटनेस का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, अभी उनकी फिजिकल फिटनेस, उन्होंने जिम बहुत किया हुआ है पहले। मैं पहले कहता था भाई टोले शोले तो बना रहे हो राहुल बाबा, अभी जो है मैदानी जंग में उतरो। तो उन्होंने जो जिम में टोले शोले बनाए थे, जो थोड़ा बहुत मेहनत की थी, और इनके खानदान में योग करते रहे। नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी योग करती थी, सोनिया जी योग करती हैं, तो हमारे राहुल भाई भी योग करते हैं, तो जो है और जिम भी करते, दोनों करते हैं। तो अब उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, तो चल भी रहे हैं अच्छे से और बड़े मतलब शान से चल रहे हैं। और जो है कभी टी शर्ट में, कभी कुर्ता पजामा में, कभी जो है उनकी खबरें बन रही, रोज हेडलाइंस बन रही। आप सोचो जिस आदमी को नेशनल मीडिया में बहुत थोड़ी जगह मिला करती थी, आज उसके नाम के चर्चे, यही उसकी विजय यात्रा है। ये भी तो बड़ी बात है कि आपको मीडिया में स्पेस मिलता है, आप अपनी बात कह तो पा रहे। नहीं तो बोलते थे अरे ये सब गोदी मीडिया हो गया, सबको गोदी मीडिया करते थे। वो गोदी मीडिया में जो है अब वो राहुल मीडिया भी हो गया, मतलब राहुल जी को भी स्पेस तो मिल गया ना, तो कितनी बड़ी बात है। विपक्ष बहुत जरूरी है, तो क्यों नहीं? मेहनत का फल तो सबसे पहला तो यही मिल गया राहुल जी को कि जो टीवी चैनल उनको दिखाते ही नहीं थे उसके ऊपर चलते हुए स्टाइल में बड़ा जोरदार, उनके क्या टैंकर क्या साथ में चल रहे हैं, कंटेनर। आपने कहा स्वामी रामदेव की कांग्रेस कम से कम खुद को बचा लेगी। अच्छा, आज तुम पतंजलि पर इंटरव्यू करने आई हो या राहुल गांधी के ऊपर? ये सवाल आप बताइए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है, भारत जोड़ो यात्रा से कुछ तो फायदा मिलेगा, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से बीते दिनों में कांग्रेस को छोड़कर लगातार जो उनके सिपे सलार जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर कोई फैसला ना ले पाना? देखो, कुछ लोगों ने टिप्पणी की, मैं उससे सहमत हूँ। हर पार्टी के अंदर जो तजुर्बादार आदमी, जो अनुभवी लोग हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। मैं आयु की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुभवी और जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी खड़ी की। देखो, कांग्रेस, मेरे वैचारिक कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक बात निर्विवादित सत्य है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व जिस पार्टी में दिखा करता था, हर पूरे भारत में एक छत्र राज जिस पार्टी का हुआ करता था, उसका बहुत बड़ा जलवा था। वो जलवा दोबारा से भी कायम हो सकता है। राहुल गांधी जी यदि सब अनुभवी लोगों को सम्मान दे, एक बैलेंस से चलती है। पार्टी में कुछ बुजुर्ग होने चाहिए। अब मोदी जी भी तो अब 73 के हो गए, कुछ आयु वाले, आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध। पार्टी में वरिष्ठ भी होने चाहिए, पार्टी में युवा भी होने चाहिए। ये सुगुफा है कि हमारी जब युवाओं की पार्टी, यंगस्टर्स केवल नहीं चला सकते, बुजुर्ग केवल नहीं चला सकते। जैसे घर में बच्चे, जवान, बुजुर्ग एक साथ मिलकर चलते हैं, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में बुजुर्ग, जवान, नई पीढ़ी और सब तरह के प्रोफेशनल्स, सब जाति, सब कौम, सब मजहब, सारे भारत और भारतीयता का प्रतिनिधित्व जो किया करती थी कांग्रेस पार्टी, उस समय उसके जैसे आज बीजेपी के आस पड़ोस में कुछ दिखाई नहीं देता। आज जैसे मोदी जी के मुकाबले कोई व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता। एक समय वैसा ही तो जलवा नेहरू जी का था, इंदिरा जी का था, राजीव जी का था। वो जलवा सोनिया गांधी जी ने भी एक बार दिखाया था। बिल्कुल, मुझे लगता है पूरे भारत और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करते हुए सब आयु वर्ग का, सब लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें स्वीकार्य हो, केवल एक परिवार की बात ना हो, सबकी बात होगी, तो निश्चित रूप से
ये पार्टी जो है अपने राजनीतिक वजूद को बचा पाएगी और ये लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज में आपके साथ शोभना यादव। इस स्टूडियो में मौजूद तो है हम उज्बेकिस्तान के समरकंद में जो महाशक्तियों की बैठक चल रही है उसकी बड़ी कवरेज के लिए, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर चीन की एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है। बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है, ये बड़ी खबर चीन से इस समय मिल रही है। वहां शी जिनपिंग उज्बेकिस्तान में मौजूद है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में इस समय महाशक्तियों की बैठक चल रही है। एससीओ की बैठक का हिस्सा बनने के लिए शी जिनपिंग वहां मौजूद हैं उज्बेकिस्तान में, और इधर चीन में बहुमंजिला इमारत में आग लगी है। ये आप देख सकते हैं आग की उठती हुई लपटें, बड़ी इमारत ये दिखाई दे रही है तस्वीरों में इस समय हमें, और ऊंची इमारत आप देख सकते हैं। मुझे लगता है 20 से 25 माले की तो ये इमारत रही होगी, और ऐसा नहीं है कि किसी एक फ्लोर पर आग लगी है। ये उठता हुआ काला धुआं ये बता रहा है कि भीषण आग है। आशीष कुमार सिंह ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, चांगशा में ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर है, बहुत ही बड़ी इमारत है जिसमें ये आग लगी है, और चाइना टेलीकॉम की ये बिल्डिंग है जिसमें बताया जा रहा है नंबर ऑफ कैजुअलिटीज अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप जैसे तस्वीरों में देख रहे हैं कि धू धू करके तमाम जो इसकी मंजिलें हैं वो आग की लपेट में आ गई हैं। अभी ये असर्टेन करने की कोशिश की जा रही है कि आग लगने की वजह क्या है, लेकिन कई सारे फायर फाइटर्स वहां पहुंचे हुए हैं जिससे इसको आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। इर्द गिर्द पूरा काले धुएं का बादल सा है, और निश्चित तौर पे एक बड़ी खतरनाक सी तस्वीर है जो सामने नजर आ रही है जिस तरह से बिल्डिंग में ये आग लगी है। और मैं फिर से दोहरा दूं कि स्काई स्क्रैपर है, बहुत बड़ी है, चांगशा प्रोविंस में ये बिल्डिंग है जिसमें चाइना टेलीकॉम की बिल्डिंग जिसमें ये आग लगी है, और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जाए। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज अभी कंफर्म नहीं है और आग लगने की वजह भी अभी पता नहीं चली है, लेकिन फायर टेंडर्स वहां पर मौजूद है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए, क्योंकि इस बात का भी खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस आग की चपेट में आसपास की बिल्डिंग आ जाए, और इस वजह से सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए कोशिश की जा रही है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हम सामने देख रहे हैं उससे लगता नहीं कि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी इस पर काबू पाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये इस समय की बड़ी खबर कि चीन में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है, लेकिन समरकंद में एससीओ की अलग अलग दौर की बैठकें भी चल रही हैं इस समय, और अब इंतजार प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक का है जो भारतीय समय अनुसार 4:10 पर होनी है। महज चंद मिनट दूर है, यानी दुनिया की नजर समरकंद में दुनिया की दो महाशक्तियों के सबसे बड़े नेता की मुलाकात पर है, और ये तस्वीरें हमें समरकंद से मिलने लगी हैं। बड़ी खबर इस समय की जो अहम मुद्दे हैं जो प्रणय का मैं रुख करूंगी। ब्रेकिंग न्यूज प्रणय। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जिनमें से बिल्कुल शोभना, और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं ये तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें हैं। तुर्की के राष्ट्रपति RCP अर्दोगान मुलाकात कर रहे हैं समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी से, और बहुत लंबे वक्त के बाद तुर्की के राष्ट्रपति की मुलाकात हो रही है भारत के प्रधानमंत्री से। और निश्चित रूप से जिस तरीके से समरकंद में एससीओ की इस बैठक के अंदर दोनों नेता वहां पर मौजूद हैं, नए रास्ते, नई संभावनाएं, नए कारोबारी दरवाजे खोलने की तैयारियां हो रही हैं, उसके लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण यह बैठक है। और ब्रेकिंग न्यूज सेंटर से हम लगातार समरकंद के हर अपडेट को अब दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इस महा मिशन पर समरकंद पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर प्रणय देते हुए, तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष अर्दोगान के साथ इस समय मुलाकात चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें उसी की, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान जिनसे मुलाकात की। और हम आपको बता दें तमाम जो एससीओ के मंच पर वर्ल्ड लीडर्स एकत्रित हुए हैं वो एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रहे हैं, और अब से कुछ देर बाद जो सबसे अहम मुलाकात समरकंद में होनी है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होनी है। अमेरिका की नजर है इस बैठक के ऊपर कि आज यहां से क्या संदेश देने की कोशिश दोनों देशों के द्वारा की जाएगी। रशिया के ऊपर लगा जो तमाम प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं, और भारत इकलौता ऐसा देश जिसने ये इनकार कर दिया कि वो रूस की बुराई नहीं करेगा यूक्रेन के मामले पर, चाहे तेल लेने का मामला हो, चाहे यूएन में उसका विरोध करने का मामला हो। लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति की जीत करते हुए एक तरीके से ये संदेश पूरी दुनिया को दे दिया कि भारत बहुत अच्छा संतुलन बनाना जानता है। भारत के लिए अगर
रूस इंपॉर्टेंट है तो भारत के लिए अमेरिका भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस समय स्टूडियो में मौजूद है। विजय नाम्बियार जी पूर्व राजनयिक मेरे साथ हैं, दीपक वोरा जी पूर्व राजनयिक मेरे साथ मौजूद हैं, जेठ तरार यूएस से डिपार्टमेंट के हेड भी हमारे से कुछ देर में जुड़ेंगे और राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेठ तरार का मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी। जेठ तरार, इस समय अमेरिका के 3 जो बड़े दुश्मन देश हैं वो एससीओ के मंच पर मौजूद है। क्या लग रहा है आपको, अमेरिका इस पूरी बैठक पर कैसे नजर बनाए हुआ है और क्या मायने अमेरिका के लिए एससीओ के मंच पर इन देशों के एकत्रित होने का? जी, एक बात तो ये कि मैं बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहूँगा और बहुत जोर डालना चाहूँगा इस बात पर। आपने दुश्मन का शब्द इस्तेमाल किया, तो मेरे नहीं ख्याल कि हम कह सकते हैं कि अमेरिका और चीन या अमेरिका के रूस के साथ एक बहुत बड़ी दुश्मनी है, क्योंकि अगर हमने ऐसा कहा कि एक दुश्मनी है, इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में आइंदा जो फ्यूचर में वो भी रहेगा। जबकि जो हकीकत है, जो रियलिटी है कि हम जो व्लादिमीर पुतिन के हाथों से देख रहे हैं यूक्रेन में, वो हमें गलत लग रहा है। वो सिर्फ हम नहीं, यूरोप, पूरी यूरोप इस बात पे जुड़ी हुई है। और मेरे ख्याल में ये एक कॉमन सेंस की बात है कि आप किसी पड़ोसी देश पर बिला वजह हमला और कब्जा नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये है। और जहाँ तक चीन है, मैं भी आपके नेटवर्क के साथ ये बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि राष्ट्रपति बाइडेन ये सोचते हैं कि हमने अपना ताल्लुकात चीन के साथ बहुत सोच समझ कर संभालना है। यानी हम नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा हो। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं चाह रहा होगा कि जो बहुत बड़े 2 देश हैं इस विश्व में, अमेरिका और चीन, उनके खिलाफ कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो मेरे ख्याल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो ये कहते हुए मैं आपकी आपत्ति समझ सकती हूँ, आपको दुश्मन कहने पर आपत्ति आप दर्ज करा रहे हैं, लेकिन मेरा बस इस पे छोटा सा रिएक्शन यही है कि मित्रों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते, ये आप भी जानते हैं। लेकिन मेरे साथ और भी मेहमान स्टूडियो में इस समय मौजूद है। दीपक वोरा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस समय जिस तरीके से एससीओ के मंच पर ज्यादातर देश जो है वो अमेरिका विरोधी हैं। अभी आपने देखा कि टर्की के साथ भी मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। क्या भारत के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी इस पूरी कूटनीतिक मंच पर संतुलन बनाना? आभारी हूं कि आपने दोबारा मौका दिया है एबीपी आपके शानदार न्यूज़ चैनल पर शरीक होने का। आपसे सीखूंगा और बाकी जो 2 विशेषज्ञ हैं। एक मेरी सिर्फ कंप्लेंट है, आपने एम्बेसडर विजय नाम्बियार को बुलाया, इन्होंने तो मुझे ट्रेनिंग दी है फॉरेन सर्विस में, इनके सामने मैं क्या कह सकता हूँ, तो मेरे गुरु थे। आपने जो अभी प्रश्न उठाया है कि एंटी अमेरिकन जो एक तरह से ग्रुपिंग बन रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है अपने एड्रेस में कि हम जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है। जियो इकोनॉमिक्स में हमारा इंटरेस्ट है। जो बातें उन्होंने कही हैं कि सप्लाई चेन रेजिलियंस होनी चाहिए, उन्होंने हेल्थ के बारे में बात की है, उन्होंने कनेक्टिविटी के बारे में बात की, एनर्जी के बारे में बात की, एवरीथिंग इज जियो इकोनॉमिक। तो भारत ने जो कर्टन रेजर एक तरह से किया है, क्योंकि अब हम चेयरमैन बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ये याद रखते हुए कि ये एक चाइना सेंट्रिक संस्था है, नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत जल्दी मैं बता देता हूं कि 1990s और अर्ली 2000s में जब इसकी स्थापना हो रही थी, सोवियत संघ टूट चुका था। सोवियत संघ के 5 स्थान मुस्लिम देश सबसे कम डेवलप थे, तो चीन वहां पर घुस गया, लोमड़ी घुस गई कि हम मुर्गियां बैठी हैं उनको खा जाऊं। यही हम देख रहे हैं। ठीक है नाम्बियार साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस समय समरकंद में कूटनीति की जो बिसात बिछी हुई है, उसमें सिर्फ भारत ही एक इकलौता देश है जो अमेरिका का मित्र है। अभिषेक उपाध्याय का मैं रुख करूंगी। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं समरकंद से। बताइए अभिषेक, इस समय का क्या अपडेट? है, हम उसी जगह पर हैं और अभी भी हमको यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं, जो डेलीगेशन आया है, उनकी यहाँ पर हमको उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर हमको नज़र आ रही हैं। ये जो पूरी समिट हुई है, इस समिट में सबसे अहम बात है कि रूस, चीन, ईरान, इन सब ने अपनी अपनी जो एजेंडे हैं उनको सामने रखा है। टर्की ने सामने रखा है, अजरबैजान और आर्मीनिया, उन्होंने अपने अपने एजेंडे की बात की है। और एग्जैक्टली हम उसी परिसर में इस समय आ चुके हैं, उसी कंपाउंड में आ चुके हैं। ये देखिए सामने की ओर, ये मेन एंट्री जहाँ से डेलीगेशन एंट्री लेता है, वो मेन एंट्री आपको हम दिखा रहे हैं। और ये जो है
ये SCO समिट का कांग्रेस का सेंटर है, जहां पर कुछ देर पहले ही समरकंद डिक्लेरेशन यहाँ पर जारी किया गया है और इस घोषणा पत्र में सीधा संदेश है जो अमेरिका के लिए, प्रोवेश ताकतों के लिए, कि वो इंटरवेंशन ना करें। इसी कांग्रेस के परिसर से ये आपको ये रिपोर्ट आपके सामने लाते हुए इस बात पर एक बार फिर से जोर देना चाहूँगा कि SCO के बारे में जो कहा जा रहा था कि यहाँ से वेस्ट को एक बहुत ही कड़ा मैसेज मिलेगा, उसकी शुरुआत समरकंद डिक्लेरेशन के जरिए हो गई है। कर्नल मनोज कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज़, समरकंद। और सीधे अब आपके लिए चलते हैं ब्रेकिंग इस न्यूज के साथ में कि प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात किसी भी वक्त हो सकती है। वक्त हो चुका है और ये सायरन और ये घंटी बज रही है उस मुलाकात को लेकर, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ और एक स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये नाम देते हैं दोनों देश अपनी इस मुलाकात को। और पुतिन से पहले अर्दोगान से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है, उस तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान से जिन अर्दोगान ने हथियार देने का फैसला किया, वो बायरक्तार ड्रोन दे रहा है पाकिस्तान को। उस अर्दोगान के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात समरकंद में। सीधे शोभना के पास चलते हैं। शोभना के साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या इसके मायने हैं। शोभना, ओवर टू यू। थैंक यू प्रणय। और हमारे साथ नाबियार साहब मौजूद है, दीपक वोरा साहब मौजूद है, राजीव रंजन जी हमारे साथ प्रोफेसर है शंघाई यूनिवर्सिटी के, वो मौजूद है। नाबियार साहब, मेरी आपसे बातचीत अधूरी रह गई थी, बड़ी तस्वीरें हमें वहां से मिलने लगी थी, तो मैं यही जिक्र कर रही थी कि समरकंद में कूटनीति की जो बिसात बिछी हुई है, उस बिसात पर सिर्फ एक ही मित्र है, अमेरिका का। लेकिन भारत की कूटनीति की क्या आप आज इसे जीत मानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे दमखम के साथ अमेरिका के तमाम विरोधियों के बीच पहुंचे और अपनी बात उतनी ही दमदारी के साथ कही, अपना स्टैंड क्लियर किया? जरूर ये प्रधानमंत्री श्री मोदी के लिए एक बड़ी एक उपलब्धि है, क्योंकि उनका जो एक तरह से आपका जो कहना है ये कि भारत एक अकेले देश है जिसके साथ दोस्ती का संबंध है, बहुत कड़ी दोस्ती का संबंध है। लेकिन अगर घनिष्ठ संबंध की बात करें तो चीन का भी बहुत कड़ी जियो इकोनॉमिक्स की तरह से बहुत संबंध है। एक तरह से बोल सकते हैं दे आर बाउंड इन द हिप्स, क्योंकि इनके दोनों बीच में बहुत से ये खास करके इकोनॉमिक साइड पे बहुत है। दूसरे भी जितने भी देश हैं उनके भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रशिया का तो है बहुत ख़राब हो गया है, खास करके इन यूक्रेन के बाद। लेकिन उनका तो एक कंपटीशन, एक राइवलरी बहुत पहले से चल रहा था। और सेंट्रल एशिया के जो देश हैं उनके भी थोड़े खास इस पिछले कुछ साल में उतना संबंध उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उनका भी एक तरह से स्ट्रेटेजिक अटेंशन है। बिल्कुल ठीक है, मतलब कुल मिलाकर इसे भारतीय कूटनीति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत मानी जाएगी कि एक अच्छा सामंजस्य रूस और अमेरिका के बीच संबंधों के चलते बनाए गए। तो समरकंद में मोदी का महामिशन आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, और हम आपको बताते कि बस कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होनी है। 4:10 पर ये मुलाकात होनी थी, लेकिन ये विलंब हो रहा है, 4:30 बज चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये मुलाकात होनी है। द्विपक्षीय संबंध को बढ़ाने पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इशारा किया है, अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। आज जब SCO के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ तो साफ साफ तमाम देशों को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि भारत जो है उसका स्टैंड एकदम साफ है, वो अपने निजी हित की ही रक्षा करेगा जैसे कि बाकी देश करते हैं। अभिषेक उपाध्याय का मैं रुख करना चाहूंगी। अभिषेक उपाध्याय, इस समय क्या अपडेट आप मुझे बताएंगे समरकंद से? दिखाइए तस्वीरें। देखिए समरकंद से शोभना, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए कांग्रेस की बिल्डिंग है, ये हम उसी इमारत के सामने हैं जहाँ पर ये SCO कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके हम अभी भीतर भी गए थे। ABP न्यूज़ पहला चैनल है जो इस समिट वेन्यू के भीतर पहुँचा था और भीतर से हमने पूरी तस्वीर दिखाई अंदर। अभी भी देखिए यहाँ आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अभी भी यहाँ जो डेलीगेशंस आए हैं उनकी यहाँ पर गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हुई हैं, पूरी तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी है। और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है शोभना, जिसमें कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं SCO के वो और यहाँ के विदेश मंत्री उज्बेकिस्तान के, वो बता रहे हैं कि समरकंद डिक्लेरेशन में क्या क्या है। जो बातें अभी हमारे TV चैनल के जरिए दर्शकों को पता चली हैं, उन बातों पे जोर दे रहे हैं और कुछ और भी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी
बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। लगातार अभिषेक उपाध्याय जो कि समरकंद में मौजूद है, हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे वहां पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। और हम आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने साफ साफ रोटी और रोजगार की बात की। उन्होंने ट्रांजिट का अधिकार मिलना चाहिए सभी देशों को, ये कहकर पाकिस्तान के ऊपर निशाना साधा। और बहुत ही कैंडिडली उन्होंने ये भी कह दिया कि चुनौतियां हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी, समाधान हमें निकालना होगा। और देखिए ये तस्वीरें लगातार, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं टर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए एर्दोआन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से भी बैठक की तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। और बस अब इंतजार द्विपक्षीय मुलाकात का इस समय हो रहा है मोदी और पुतिन की, और अमेरिका की आंखें लगी हुई हैं इस बैठक के ऊपर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की बैठक का इंतजार सिर्फ पूरी दुनिया को नहीं, अमेरिका बहुत बेसब्री से इस बैठक का इंतजार कर रहा है, क्योंकि भारत ने अपना स्टैंड कहीं ना कहीं रशिया को लेकर क्लियर कर दिया है। जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा उसी समय यह साफ कर दिया था भारत ने कि वो रूस की निंदा नहीं करेगा। यूएन में भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं किया। संदेश साफ था भारत का कि भारत अपनी कूटनीतिक हितों की रक्षा करेगा। प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपना जो कच्चा तेल खरीदा था रूस से, उसको खरीदना बंद नहीं किया। भारत ने कहीं ना कहीं अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि रूस हमारा पुराना मित्र है और ये हमारे लिए बहुत अहम संबंध है। सबसे सस्ते जो हथियार है वो हम रूस से ही खरीदते हैं। अब हम आपको ये जो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं और किन मुद्दों पर बातचीत समरकंद में हुई है या अब आगे की मुलाकातों में होगी, और वो ग्राफिक्स के जरिए, खास तौर पर ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं, वो ग्राफिक्स पर आप नजर डालिए। युद्ध के बाद ये पहली बैठक, यानी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बाद एससीओ के मंच पर ये तमाम बड़े देश एकत्रित हुए हैं। भारत ने रूस की निंदा नहीं की, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था। भारत ने यूएन में रूस के खिलाफ मतदान नहीं किया। यूएन में रूस की वोटिंग जो हुई थी उसमें अनुपस्थित रहा था। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि रूस के साथ जो हमारे पुराने संबंध हैं हम उनके लिए हमेशा हितैषी रहेंगे। भारत बातचीत का हितैषी रहा है। जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच हुआ, भारत ने अपना स्टैंड साफ किया, अपना ये कहा कि भाई ये जो पूरी लड़ाई है वो बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए सुलझानी चाहिए। रूस जो है वो भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर, और सिर्फ सबसे बड़ा हथियार सप्लायर ही नहीं है, सबसे सस्ते हथियार भी हम रूस से खरीदते हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये बड़ा रक्षा सौदा रूस के साथ किया है भारत ने। अन्य देशों के मुकाबले रूस से सस्ते हथियार, जैसा कि मैं बार बार आपसे जिक्र कर रही हूं। ये जो बैठक आज होने जा रही है, सबसे ज्यादा अगर किसी को खटक रही है तो वो अमेरिका को खटक रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे रूस के ऊपर, उसके चलते अमेरिका की यही अपेक्षा थी पूरी दुनिया से कि सब रूस को अलग थलग कर दें, उसको अकेले छोड़ दें। लेकिन भारत ने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया था। रूस से जो आयात है वो 13% तक पहुंच गया है। सबसे बड़ा सप्लायर, ऑयल सप्लायर रूस बन गया है। फरवरी में ये आयात 2% था। तो ये लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, और मेरे साथ तमाम राजनयिक भी मौजूद है। राजीव रंजन जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। शंघाई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है राजीव रंजन जी। आप देख रहे हैं सीओ में ये तमाम देशों की मुलाकात चल रही है, लेकिन भारत और चीन के शी जिनपिंग नहीं मिल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं मिल रहे हैं। कैसे समझें इसको? धन्यवाद आपका। अगर पहले देखें तो अगर आप गालवान का जो डिसएंगेजमेंट हुआ तो लग रहा था लोगों को कि शी जिनपिंग और मोदी जो हैं वो मुलाकात हो सकती है, जैसा कि जो डोकलाम मोमेंट था 2017 का वो रिपीट हो सकता है। लेकिन ये होने के बाद भी क्या हमारे रिश्ते सुधर सकते थे? ये इस पर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। तो कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि जो हमारे जो भारत और चीन के जो संबंध में जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है हमारा जो सीमा विवाद। और जब तक ये सीमा विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक हम अगर मैं जानता हूँ इसको, मैं कहता हूँ इसको कि हम रीसेट के लूप में फंस चुके हैं कि कभी आपका वाद विवाद होगा, फिर आप जो है वार्तालाप करेंगे, फिर से वही हालात होंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आप भारत और चीन को अब वो समय आ गया है कि अब ये फ्यूचर जनरेशन पे ना छोड़े, और जो करंट जनरेशन के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी और यहीं का यहीं हल मतलब यहाँ आज भले ही ना मिल रहे हो समरकंद में, लेकिन कम से कम अपने अपने देश पहुंचकर मुलाकात को अंजाम देने की तरफ सोचना तो चाहिए। मैं वोरा साहब आपका रुख करना चाहूंगी। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए वहाँ मुलाकात नहीं हो रही है, दुनिया में क्या संदेश गया है कि भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है? क्या आपको नहीं लगता कि वैश्विक मंच पर ये जो संदेश जा रहा है दो पड़ोसी देशों के साथ, वो ठीक नहीं है भारत के लिए, भारत की कूटनीति के लिए?
भारत की रियलिटी क्या है मैम? आपके संबंध दोनों देशों के साथ बहुत खराब है। पाकिस्तान के साथ तो फिर भी ठीक हो सकते हैं, चीन के साथ कैसे होंगे? कौन से देश हैं जो चीन के दोस्त हैं? आज मैं दाएं हाथ की उंगलियों पर गिन सकता हूं। नॉर्थ कोरिया भी उसका दोस्त नहीं है, कोई नहीं है उसका दोस्त, कोई भरोसा नहीं करता उस पर। इसको आप बहुत अहम समझिएगा। मिलने से क्या होगा मैम? अगर मिलने से संबंध अच्छे हो जाते तो मेरे पास 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है, एक में पिंग पोंग रह जाएंगे, एक में हमारे साहब रह जाएंगे। रोज मिलिए, भोजन साथ करिए, लंच साथ करिए, डिनर साथ करिए। मकसद क्या है मीटिंग का? क्योंकि हम भरोसा नहीं कर सकते। आप मीटिंग करेंगे, उसके बाद आप चीटिंग करेंगे। चाइना की बात कर रहा हूं, क्या फायदा है उसका? बार बार हमने ये देखा है। नो ट्रस्ट मैम, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में ट्रस्ट होना चाहिए, ये नहीं है। इसीलिए अगर हम बात नहीं कर रहे, सारी दुनिया को पता है क्या हुआ था गालवान में जब हमारे 20 बच्चे शहीद हुए थे। उनके बहुत हुए थे, उस पर भी वो झूठ बोलते हैं, तो कोई भरोसा नहीं। पाकिस्तान का तो आपको पता है, वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका, वो तो नॉन स्टेट है, तो इसीलिए बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है उनके। ठीक है नामियार साहब, आज कनेक्टिविटी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ये हम सब जानते हैं कि अगर हमें सेंट्रल यूरोप जाना है तो हमें पाकिस्तान की तरफ से ट्रांजिट नहीं मिलता और लंबा सफर तय करना पड़ता और बहुत दिक्कतें हैं व्यापार को लेकर और तमाम देशों के लिए है। ये जो एक संदेश इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, क्या पाकिस्तान इसे समझ पाएगा? समझ रहा है? ज़रूर पाकिस्तान समझ पाएगा, लेकिन वो समझ पब्लिकली वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि समझ रहे। और उन पे वैसे तो ये मुझे लग रहा है समरकंद से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात अब से कुछ ही मिनटों के अंदर शुरू होने जा रही है, लेकिन इस मुलाकात के ऊपर अमेरिका के बाइडेन प्रशासन की भी लगातार नजर बनी हुई है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से लगातार यह खबर मिल रही है कि किस तरीके से इस मुलाकात को अमेरिका भी देख रहा है, क्योंकि एक तरफ क्वाड के अंदर अमेरिका का बेहद करीबी रणनीतिक साझेदार है भारत, और किस तरीके से यह मुलाकात होगी, क्या कुछ बातचीत होगी और ये सारी चीजें, इसके ऊपर शोभना आप भी जानना चाहेंगी एक्सपर्ट से कि क्या आखिर होता है इस मुलाकात में। बिल्कुल ठीक है प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी खबर के लिए। और जैसा कि प्रणय कह रहे हैं, बस कुछ ही मिनटों का समय बाकी है। समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी के महा मिशन के महा कवरेज में आपका स्वागत है और आपको बता दें इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज कि प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात शुरू हो चुकी है। कई महीनों के बाद आमने सामने की यह मुलाकात दोनों देशों के नेताओं के बीच में हो रही है। समरकंद के अंदर यह मुलाकात हो रही है, द्विपक्षीय बातचीत हो रही है और इस मुलाकात पे दुनिया भर की नजरें लगी हुई है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं समरकंद, जहां मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं हमारे साथ में। अभिषेक, ये मुलाकात, दुनिया भर की नजर, अमेरिका की नजर इस मुलाकात पर कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच आखिर क्या बात होती है? बिल्कुल प्रणय, देखिए अभी ये मुलाकात शुरू हुई है। अभी हमारे सामने ही पीएम मोदी का हमने देखा कि कॉन्वॉय जाते हुए, और वो कॉन्वॉय पहुंचा है जो यहीं पर होटल है जहां पर रूस के राष्ट्रपति रुके हुए हैं और ये मुलाकात शुरू हो गई है। सबसे अहम बात ये है कि जिस तरह से उन्होंने मुलाकात की है, तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात की है और उसके बाद अब रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात उनकी हो रही है। ये दोनों ही ऐसी मुलाकातें हैं जिन पर कि पश्चिम की नज़र है, अमेरिका की नज़र है। 2 वजहों से नज़र है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका जिस तरह से रूस और भारत को आर्थिक साझेदार के तौर पे देख रहा है, जिस तरह से उसके तमाम चेतावनियों को दरकिनार करते हुए भारत ने आर्थिक रिश्ते रूस से यथावत रखे हैं, वो एक बड़ा इशू है। और दूसरा बड़ा इशू है कि जो सामरिक साझेदारी है रूस यूक्रेन युद्ध के पर्सपेक्टिव में, वहां पर भारत और रूस के बीच आपस का जो संतुलन है वो अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता की वजह है। और इसीलिए इस मीटिंग के जो निहितार्थ हैं वो बड़े निहितार्थ हैं। इसका जो मैसेज आएगा, जो इसका निष्कर्ष निकल के सामने आएगा, उस पर दुनिया की निगाहें होंगी। प्रणय, बिल्कुल अभिषेक, निश्चित रूप से इस पर नजरें होंगी और साथ ही हम सीधे आपको लिए चलते हैं अब शोभना के पास भी, जहां शोभना के साथ कई एक्सपर्ट्स हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की ये जो मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से हो रही है, क्या इसके मायने हैं, क्या कुछ इससे निकल सकता है, कैसे इससे आगे रिश्ते बढ़ने वाले हैं। ओवर टू यू शोभना। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय। सीधे नामियार साहब, मैं समय जाया नहीं करूंगी और आपका रुख करूंगी। देखिए बैठक जिसका इंतजार हो रहा था और हमसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि अमेरिका इंतजार कर रहा था, वो बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज एक चुनौती भी है, क्योंकि इस मंच से ये संदेश देना सभी को कि हमारे लिए सब बराबर हैं। जी, ये चुनौती है, लेकिन ये इंडिया का एक तरह से हमारी दृढ़ता का भी प्रतीक है, क्योंकि हमारे जो जितने भी दोस्त थे, जब हमारी ज़रूरत थी तब उन्होंने हमको जो मदद दी वो बहुत सिग्निफिकेंट मदद थी, और इसलिए ये जेस्चर बहुत अहम है इस एट दिस स्टेज पर्टिकुलरली। ठीक है और जी पूरा जी।
आपने बिल्कुल सही कहा, अभी अब जिक्र किया था डिफेंस इंडस्ट्री का, वो तो बहुत अहम रही है हमारी कोऑपरेशन सोवियत संघ और अब रूस के साथ। इसके अतिरिक्त दो और क्षेत्र थे मैम, एक जो आपकी स्टील इंडस्ट्री और दूसरी ऑयल इंडस्ट्री। सारी हमारी टेक्नोलॉजी शुरुआत में सोवियत संघ से आई थी। मुझे याद है मैं छोटा था, मेरे फादर साहब इंजीनियर ऑफिसर से बताते थे, सोवियत इक्विपमेंट आता था, हम पूछते थे कैसे चलाना है, बोलता बेटा अपनी स्लीव्स ऊपर कर, आजा मैं सिखाऊंगा। पश्चिमी देशों से आता क्या, ये बटन दबाओ चलेगा, ये बटन दबाओ बंद हो जाएगा, खराब हो जाए मुझे पैसे भेजना, मैं आके ठीक कर दूंगा। ये फर्क था, और कभी सैंक्शन नहीं किया उन्होंने भारत को। तो ये दोस्ती बहुत पुरानी है, मजबूत है। जी, अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की जो मीटिंग है, ये बहुत बड़ी जो एक इंडिकेट कर रही है कि जो भारत है वो आज जो अपना जो सामरिक हित है उसको साधने के लिए वो सभी से अपने संबंध बना सकता है। ये न कि सिर्फ क्वाड के साथ रहे और ना एससीओ के साथ रहे। आज ये ऑप्शन नहीं है कि और का ऑप्शन नहीं है, बल्कि यहाँ ऑप्शन ये है कि भारत जो है अपने सामरिक रिश्तों और सामरिक हितों को साधने के लिए वो क्वाड में भी रहे और एससीओ में रहे, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं कि मल्टी अलाइनमेंट। ये हमारे लिए हमें अपना हित देखना है, ना कि हमें अमेरिका का हित देखना है, ना हमें रूस का हित देखना है, ना हमें चाइना का हित देखना है, हमें भारत का हित देखना है। और मुझे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारी जो वर्तमान सरकार है वो उनको लग रहा है कि अब जो है टाइम आ गया है कि वो नॉन अलाइनमेंट से मूवमेंट करके मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जाए। नाबिर, छोटा सा जवाब, क्या आज रूस के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय काफी हिस्सा अगेंस्ट खड़ा हुआ है। एक बात मैं कहूंगा इसमें, अगर भारत को अगर यूक्रेन के बारे में भी कोई अगर कुछ क्रिटिसिज्म या रिजर्वेशंस बताना हो तो प्राइवेट में बताना, और उनके साथ जो हमारी जो नीति है, हमारी जो अप्रोच है, उनको डायरेक्टली बताना अच्छा रहेगा। दीपक बोरा जी, छोटा सा कमेंट इस पर कि प्राइवेटली बताना अपना कमेंट, अपनी शिकायत या संवाद से सुलझाइए, या जो भी भारत को कहना है वो बेहतर विकल्प है भारत के लिए, बजाय उसको पब्लिकली जैसे और देश विरोध जता रहे हैं रूस के, उससे बेहतर। आप एंकर्स का काम होता है कि पब्लिक असेसमेंट करना किसी चीज़ का, और एम्बेसडर विजय नाम्बियार जैसे आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेट्स का होता है उसको एनालिसिस करना प्राइवेटली। तो हम लोग मेगाफोन डिप्लोमेसी में विश्वास नहीं करते, चुपचाप से प्राइवेटली कहेंगे कि ये समस्या है, ये समस्या है, ताकि ना उसका मुंह लाल हो ना किसी और का मुंह लाल हो, दोस्ती बरकरार रहे, फ्रेंडशिप टुवर्ड्स ऑल, मैलिस टुवर्ड्स नन। और नाबियार साहब, जो मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रही थी कि आज स्थिति रूस के लिए भी मुश्किल है, रूस के लिए भी समीकरण जो है दुनिया के साथ वो इतने आसान नहीं है। रूस कहीं ना कहीं पूरे विश्व के मानचित्र पर अलग थलग पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इस बैठक से रूस की, पुतिन की ये कोशिश रहेगी इस मंच से ये संदेश देने की कि देखिए गलती हमारी नहीं है, या अपने लिए कुछ भी क्लैरिफिकेशन? इनका तो इस मंच पे उनका उद्देश्य ये होगा कि लोगों को, पूरे दुनिया को दिखाना कि हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी कुछ सॉलिडारिटी है। और इनका मीटिंग कुछ 2 दिन पहले शी जिनपिंग से भी हुआ था और दूसरों से भी है, तो इससे जाहिर है कि सब ये तो इन अ सेंस ये तो मीटिंग ऑफ फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स ऑफ रशिया है, लेकिन फिर भी इनसे भी चीन का भी रवैया, चीन का भी थोड़ा न्यूआंस्ड है ये यूक्रेन के बारे में, वो भी पता चल गया है हमें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन आप अभी बने रहिए, क्योंकि अभी ये बड़ी कवरेज रुकी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक शुरू हो गई है। क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, दोनों नेता जब मीडिया के सामने आएंगे, क्या कुछ ब्रीफिंग की जाएगी, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, शाम 7 बजे भारत की बात में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।